हेलो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का 11th एंड लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर क्या है? आधुनिकीकरण के रास्ते। और मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक ही बताऊंगी, बिकॉज़ पूरा चैप्टर रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ ऑडियो बुक्स तो है नहीं कि पूरे चैप्टर को बस रीड करते चले जाएं। वो आप कर सकते हैं, आप कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे कि हाँ, हमें क्या रिमाइंड करना है, क्या रिवाइज़ करते वक्त हमें ध्यान में रखना है और क्या चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। तो पहली बात तो ये जानते हैं कि आखिर इस आधुनिकीकरण के रास्ते चैप्टर में बात किन देशों के बीच की गई है, किन देशों के आधुनिकीकरण की बात हो रही है। तो बेसिकली इट वॉज फ्रॉम चीन एंड जापान। तो ये चीन और जापान के बारे में बात की गई है कि चीन और जापान में जो सत्ता थी वो कहीं ना कहीं अक्षुण्ण जान पड़ती थी। इसके बावजूद कुछ ही दशकों में चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया, औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश यहाँ पे था काफ़ी ज़्यादा फेमस, और उसके हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा, वह कारगर सुधार करने में असफल रहा। तो आखिर वो सफल क्यों रहा? तो इसमें हम बेसिक रीजंस देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले जानते आइए नाइतो कोनन क्या होता है। तो ये ना चीन में काम करने वाले एक बहुत बड़े जापानी विद्वान थे, जिनके मतलब ये लेखक थे बेसिकली, और इन्होंने कई सारे लेखकों को प्रभावित किया। इन्होंने चीन पे काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया था, चीन पे जापान पे। ठीक है, परिचय में देखते हैं। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु क्षेत्र हैं। मुख्यतः 3 प्रमुख नदियां पाई जाती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा कि जो चीन है ना, वहाँ पे 3 प्रमुख नदियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? हुआंग है, ठीक है, फिर छांग जियांग है जो कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी होती है, और नेक्स्ट वाला क्या है? पर्ल है। ठीक है, तो जैसा कि आप पे मैप देख रहे हैं, इसमें जापान का दिया है और ये चीन का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, 1 मिनट, ये है यहाँ पे चीन दिया हुआ है, और यहीं पे 3 सागर हैं, मतलब 3 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? हमने पढ़ा था पीली नदी है, और कौन सी नदी है बताइए? पीली नदी है, जिसे आप यांगत्सी नदी भी कह सकते हैं। फिर छांग जियांग है, और उसके बाद पर्ल है। कौन कौन सा है? छांग जियांग है, पर्ल है, और फिर पीली नदी भी है। अब आपने चीन और जापान में हमने कहा कि इन दोनों का मैप काफ़ी डिफरेंस है। कैसे? अब आप ये देखिए, ये चीन है, ठीक है, इसके चारों ओर जलवायु नहीं है, बट हाँ इस साइड आपको दिखाई देगा। ओके, और ये जापान है जो कि चारों ओर इसके जल उपस्थित है। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा इससे टेंशन है, क्योंकि जल मार्ग से इसके ऊपर हमला हो सकता है। और चीन पे भी हो सकता है, लेकिन इधर का पार्ट इसके पास सुरक्षित है। अगर इतना पार्ट भी इसने सेफ कर लिया तो ये अपने आप को बचाने में सफल हो जाएगा। तो मैप दिखाने का मतलब यही था कि हमें जानना था कि आखिर इन मैप्स में जगह कहाँ कहाँ है। तो इसमें बेसिकली अगर आपको लर्न करना है एज अ मैप वर्क, अगर हम लोग देखें तो हम क्या क्या याद कर सकते हैं कि जापान है यहाँ पे आपका, यहाँ प्रशांत महासागर है, ठीक है, यहाँ पे क्योतो है, इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फिर हिरोशिमा है, फिर ये क्या है? क्यूशू है। ठीक है, इधर आते हैं जापानी क्षेत्र, पूर्वीय चीन सागर है, और ये ताइवान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है, और प्रमुख भाषा क्या है? चीनी है, यानी पोतुंग हुआ। लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं भी हैं, जैसे कि उगधूर है, हुई है, मांचू है, और तिब्बती है। कैटनीज कैंटन यानी कि गुआंगजाओ की बोली उए और शंघाईनीज जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी यहाँ पे बोली जाती, यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज को मतलब डाइवर्सिफाई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेज, कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। और इनके खानों में भी आपको इनकी क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिल जाएंगी, कि मतलब ये लोग जो भी खाते हैं उनमें डिफरेंट होता है। यहीं का खाना है जो गूँथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबाल कर बनाए गए व्यंजन जैसा है। गूँधे हुए आटे आप मतलब इसे मोमोस ले सकते हैं।
तो बिल्कुल उसी की बात की गई है। उत्तर में गेहूँ मुख्य आहार है, जबकि शेंचुआ में भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए मिर्च के चलते खासा झलदार और तीखा खाना मिलता है। यानी यहाँ तीखा खाने की काफ़ी ज़्यादा वो है। वैसे इतना डीपली से पढ़ने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। आइए चलते हैं जापान पे। इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। तो ये क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते इसकी जो असली सत्ता थी वो शोगुनों के हाथ में चली गई और यहाँ पे राजा का ही कहीं ना कहीं से शासन होता था। सामुराई शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा इत्यादि में लगे रहते थे। और जब ये लोग इस तरीके से कार्य करते थे ना, तो शांति की व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती रही थी। दैम्यो की राजधानियाँ बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था और काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो गया था। यहाँ पे नूडल की कटोरी की कीमत किताब किराए पे ले सकते थे। मतलब नूडल्स की एक कटोरी नूडल्स जितना मिलता था उतने में लोग किताब किराए पे ले सकते थे। इससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे छपाई काफ़ी ज़्यादा विस्तृत स्तर पे होती। जैसे नूडल्स आजकल कितने का मिलता है, 10 रुपीज़ का मैगी, उतने में लोगों को बुक्स मिल जाया करते थे किराए पे। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना कितना ज़्यादा लोकप्रिय था इससे ये पता चलता है। सामाजिक और बौद्धिक बदलाव, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि धीरे धीरे वहाँ पे बदलाव हुए थे। गेंजी की कथा क्या होता है? तो मुरासाकी शिकुबी द्वारा लिखी गई हैयान राज दरबार की एक काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ गेंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृति बन गई है। इसमें बहुत ज़्यादा कुमार गेंजी की उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है तथा अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर भी इसके अंदर पेश की गई है। मेजी पुनर्स्थापना क्या होता है? 1867 टू 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में असंतोष था तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि संबंधों को बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी। ये लोग ट्रेड चाहते थे, तो कह रहे थे कि हाँ, हमें अंतर्राष्ट्रीय जो भी इंटरफेरेंस है उसे बढ़ावा देना चाहिए। शोगुन को फिर ज़बरदस्ती सत्ता से हटा दिया जाता है और एंदो को लाया जाता है। एंदो को राजधानी बनाया जाता है और इसका नामकरण टोक्यो यानी टोक्यो के हिसाब से होता है। अधिकारीगण लोग ये जानते हुए कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य देशों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रितानियों के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी और इन्हें काफ़ी ज़्यादा नाटक इत्यादि में भी दर्शाया जा रहा था, जिससे क्या होता है कि लोगों में एक डर बन रहा था। ठीक है, बहुत से विद्वान इत्यादि सीखना चाहते थे, जैसा कि चीन ने किया। मतलब लोग अब सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। सरकार ने कुफोकू क्योहे के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की आवश्यकता है। जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा की नागरिक को श्रेणी में बदलने की ज़रूरत इन्हें धीरे धीरे महसूस हो गई और इसीलिए पुनर्निवास पे इन्होंने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब पुनर्निवास क्यों होगा? किसी भी चीज़ की पुनः स्थापना क्यों होगी? जब हमें लगेगा कि हाँ, उसके अंदर कई सारी कमियां हैं जिन्हें सुधारना अत्यंत आवश्यक है। औद्योगिक मज़दूर की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। और क्या होता था, औद्योगिक मज़दूरों की संख्या क्यों ज़्यादा थी? इसका बेसिक मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि जो यहाँ पे मशीनें थी ना, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, इसीलिए। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि वुमेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी कारखानों में काम करने के लिए। सो दैट ये बताता है कि वुमेन्स को बहुत ज़्यादा वो उनके ऊपर बंदिशें नहीं थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आधुनिक महिलाओं में करने के लिए पुरुष से ज़्यादा संख्या थी, यानी उनको आज़ादी दी गई थी। आक्रामक राष्ट्रवाद, मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था, उसके लिए इन्होंने डाइट बनाई तथा ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कानूनी सोच से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित थे और इसलिए इन्होंने कई सारी चीज़ें की, जैसे थल सेना,
सैन्य बल बनाना इत्यादि और सेना को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। जापान पश्चिम शक्तियों पर मतलब पश्चिमी जो शक्तियाँ थी उनकी दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्च करों के खिलाफ उठाने वाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि लोग आपको कह रहे हैं कि हाँ आप किसी के मतलब कोई है तो ही कहीं ना कहीं आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके बेसिस पे ही ज़िंदा हैं, उन पे इंडिपेंडेंट हैं, तो आप बचने की कोशिश करेंगे ना, उन चीज़ों से सोचेंगे ना कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज़ बढ़ाएंगे, अपना अप्रोच चेंज करेंगे, अपनी पसंद बदलेंगे, अपने आप को पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ भी हो रही थी। आगे चलते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ये थोड़ा सा जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कैसे तरीके के बदलाव आए। जैसे नए नए विचार फैलने लगे, लोग समृद्ध होने लगे थे। अब समृद्ध होने लगे तो जो घरेलू उत्पाद थे ना, उनमें नए किस्म के चीज़ें आने लगीं। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने गैस पे खाना बनाना शुरू किया। अब इंडक्शन आपने देखा होगा, और चावल बनाने के लिए कुछ मशीनें भी आ गई हैं, रोटी बनाने के लिए भी कितनी सारी मशीनें आ गई हैं, तो आपने देखा होगा उन चीज़ों को। तो बिल्कुल यही आधुनिकता है कि धीरे धीरे हम आधुनिक वस्तुओं की ओर बढ़ रहे थे। और वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था कि ये लोग आधुनिक चीज़ों की ओर बढ़ रहे थे और धीरे धीरे बदलते जा रहे थे अपनी पसंद को, अपनी मतलब उनकी जो दैनिक जीवन में भी जो चीज़ें उपस्थित थी ना, वो भी चेंज हो रही थी। अब उस इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो परीक्षा की जो नीति है ये भी चेंज होगी। तो पहले क्या होता था कि हर 3 साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाती थी और इसमें लगभग 1 से 2% लोग ही पास हो पाते थे और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। जैसे कि पहले क्या होता था, बहुत कम लोग एग्ज़ाम्स में पास होते थे। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अभी भी ऐसा होता है, बट हिंदी मीडियम में आपको ये देखने को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में नहीं देखने को मिलेगा। जो ICSE बोर्ड है, ICSE जो बोर्ड है वो बोर्ड्स अच्छे होते हैं, मतलब उनमें आपको देखने को मिलेगा कि हाँ अगर वो पढ़ा रहे हैं तो ये जो पढ़ाई हो रही है कहीं ना कहीं क्वालिटी भी है और बच्चों को नॉलेज भी दे रही है। बट अगर आप CBSE की बात करें, जो हर गली में आजकल खुल गए हैं, तो वो उतना नॉलेज नहीं देते हैं। बिकॉज़ अगर आपको इंग्लिश मीडियम चलाना है तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदी मीडियम का टीचर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उसे बहुत अच्छी नॉलेज हो तो समझ में भी आए। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर गली में स्कूल है और इतने टीचर्स नहीं हैं हमारे यहाँ कि हम हर गली में मतलब 10 टीचर 20 टीचर लेके एक स्कूल चला सकें। तो जिस टाइप की फैसिलिटी है उसी टाइप की नॉलेज भी मिलती है वैसे स्कूलों में। यहाँ पे बाकी हम यहाँ की परीक्षा प्रणाली की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे परीक्षा प्रणालियों में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगी थी। फिर क्या होता है, गणतंत्र की स्थापना होती है 1911 में, ठीक है। इन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा ग्रहण की तथा काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि इन्हें अब एक नया गणतंत्र बनाना चाहिए। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के विरोध में एक प्रदर्शन होता है। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उसने हथियार लिए गए इसके अलावा वापस नहीं मिले थे। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया तथा इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और फिर धीरे धीरे जो चीन था उसमें लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के ज़रिए आधुनिक विज्ञान इत्यादि को बचाने की मांग की गई। और गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक नया दौर शुरू होता है। कुओमितांग यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरती हैं। और फिर यहाँ स्टार्ट होती है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। अब 2 पार्टियाँ उभर गई तो उनके बीच कंपटीशन जन्म लेगा, फिर ये होगा कि कौन बेस्ट है। अब आइए जानते हैं साम्यवादी दल का उदय। 1937 में जब जापानियों ने चीन पे हमला किया तो कुओमितांग जो था ये पीछे हट जाता है और इस थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमज़ोर कर दिया। क्यों कमज़ोर किया? क्योंकि उसके पास हाईटेक टेक्निक्स उस टाइम पे नहीं थी। तो चीन की समाजवादी जो साम्यवादी पार्टी थी इस
स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई। रूसी सफलता ने मतलब रूस की जो सक्सेस थी, जीत थी, उसने पूरी दुनिया पे बहुत प्रभाव डाला और इसी से प्रभावित होकर इन्होंने साम्यवाद की स्थापना की तथा सोचा कि हमें अपनी सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए, हमें अपनी क्षमता और अधिक विकसित करनी चाहिए ताकि यदि ऐसा कुछ भी हो तो हम उससे लड़ सकें। दर्शनों का टकराव 1965 to 78 साम्यवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों की दक्षता के बजाय विचारधाराओं पर माओ के बल देने की आलोचना करने के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा रही है जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए स्टार्ट की थी। फिर क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी सारी क्रांतियाँ होती हैं। छात्रों और पेशेवर लोगों को ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा यानी कि साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी इत्यादि इस टाइप की नारेबाजी ने जगह ली थी। फिर 1978 में धीरे धीरे सुधार की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट होती है। उस टाइम पे जो शियाओ फिंग की पार्टी थी ना, उसका एक कंट्रोल था यहाँ पे और इन्होंने अपने 4 सूत्रीय लक्ष्यों की घोषणा की। ये विज्ञान, उद्योग, कृषि तथा रक्षा के विकास से जुड़ा हुआ था। हर पार्टी जब भी आती है तो ये बताती है कि हाँ ये कार्यों से। तो आइए अब कोरिया की कहानी पढ़ते हैं थोड़ा सा। कोरिया के जोसोन वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया तथा चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी इसने काफ़ी ज़्यादा झेला। फिर इन्होंने भी आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियां लागू की और एक कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा भी किया। ठीक है, साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में कब्जा कर लेता है और 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन राजवंश का अंत भी कर दिया जाता है। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 सालों बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त होता है। फिर क्या होता है, युद्धोत्तर राष्ट्र। जून 1950 में कोरियाई युद्ध स्टार्ट होता है जिसमें कोरिया में अमेरिकी अगुवाई करने वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध काल एक शदम युद्ध शुरू हुआ, जो कि 3 सालों बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त होता है। अब 3 सालों तक कोई युद्ध चलेगा तो क्या होगा, जान मान की हानि तो होगी। तो जब जान मान की हानि हुई ना तो उससे और भी चीज़ें इकोनॉमिक उनका और उनका आप कह सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हुई काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अफेक्ट होने लगी थी इन लोगों की और असर कर रही थी। अब क्या होगा देखिए, अब कहीं अगर पुनः स्थापना ही तो होनी है ना। अब धीरे धीरे युद्ध से काफ़ी कुछ बदल चुका था, बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी थी। तो 1963 में चुनाव होता है और पार्क चुंग ही राष्ट्रपति बनते हैं तथा इन्होंने क्या किया, सरकार की 5 वर्षीय योजनाओं का काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया, रोजगार के विकास पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया तथा कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया। 1960 में इसका जो विकास था वो स्टार्ट होता है कोरिया का, और ये ISI यानी कि आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकी की नीति पर केंद्रित होती है। निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पाद जैसे वस्त्र इत्यादि पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1960 to 1970 के दशक के दौरान लघु और भारी उद्योगों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण इत्यादि। और धीरे धीरे इन्होंने अपनी यानी जीवन शैली जो थी उसे सुधारने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। फिर ये क्या करते हैं, मजबूत नेताओं को बनाते हैं, प्रशिक्षित अफसरें हो गए उद्योगपतियों को, तथा आज
इन्हीं लोगों के बल के कारण, इन्हीं लोगों के मेहनत के कारण जो कोरिया है वो पूरे विश्व को अपने आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। तो जो पार्क चुंग ही थे ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अब उन्होंने इतनी कुछ चीज़ें मतलब इतनी सारी चीज़ों को समझाया था। अब धीरे धीरे क्या होता है, सैन्य तख्ता पलट होने लगता है तथा सैन्य दल ने पूरे विश्व में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबाया। किंतु ग्वांजू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग करते रहे तथा वर्ष के अंत तक एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसके माध्यम से चून यू स्वीन जो थे ये राष्ट्रपति बन जाते हैं तथा उसके बाद अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए इन्होंने आर्थिक विकास को 1980 के 1.7 से बढ़ाकर 1983 तक 13.2 करते हैं और मुद्रास्फीति को भी कम कर देते हैं। धीरे धीरे लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है तथा इसीलिए वो अप्रत्यक्ष चुनाव के बदले एक प्रत्यक्ष चुनाव की मांग करते हैं। कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट। नए संविधान के अनुसार पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1987 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों में एकजुटता हो गई और मतलब जो एकजुटता थी वो विफल हो जाती है। उससे क्या होता है, रोह ताए वू का चुनाव होता है। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, किम यंग सैम ने एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए रोह की पार्टी से समझौता करते हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है और कुछ कंपनियों के साथ मिलकर 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर पर नए प्रशासन की जो निर्यात नीति है वो पहुँच जाती है तथा रासायनिक उद्योग के साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का भी निवेश शुरू होता है। उसके बाद बुनियादी ढांचे के निर्माण पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ जब राजनीति होती है ना तो विकास को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन कोरिया में राजनीति हुई तो देखा गया कि कौन कॉम्पिटिटर अच्छा बनेगा। वहाँ पे इस चीज़ को कंपटीशन के तौर पे लिया गया, इसलिए वहाँ पे विकास देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही IMF कहते हैं, ठीक है। इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आपात वित्तीय सहायता के लिए संभालने की कोशिश की गई तथा आर्थिक संकट में मिलकर प्रयास किया और विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से नागरिकों ने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। आगे चलते हैं। आधुनिकता के दो मार्ग। आधुनिकता के अपने अपने मार्ग थे, जैसे ताइवान का किस्सा, कोरिया की कहानी, चीन और जापान का इतिहास। कई सारी परिस्थितियों में हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की। लाइक अगर हम कोरिया की बात करें तो उन्होंने राजनीति न करते हुए उस चीज़ को एक कंपटीशन समझा कि हाँ इस देश के लिए जो अच्छा करेगा वो बनेगा, और दोनों ने अपने अपने बेसिस पे अच्छा करते रहे, अपने लेवल को इंक्रीज़ करते रहे और इससे फ़ायदा देश का हुआ। ये नहीं कि हम तुम्हें हराएंगे तुम मुझे हराओ, नहीं, हम खुद को जिताएंगे तुम खुद को जिताओ, देखते हैं कौन जीतता है। अगर ये टेंडेंसी रखी जाए तो इस देश में भी काफ़ी ज़्यादा विकास और डेवलपमेंट हो सकता है। तो यही नीतियाँ उन्होंने अपनाई थी। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर ये कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन में आए तो आप कंपेयर करके लिख सकते हैं कि इंडिया और इनकी नीतियों में आखिर भिन्नताएं क्या हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।